कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते जा रहे हैं और हमारे दिमाग में ये चीज आई कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर्स थोड़ी होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी गेन करते हैं वो। तो लिगैंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉन वो कैसे गेन कर ले रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं उनके पास? क्या वो उतने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की उनके अंदर कैपेसिटी है? क्या वो उतने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं? क्या उनका न्यूक्लियर चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाल नहीं पाता है? जो मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के आउटर बेटा न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन। और उसके पास 3 शेल होते हैं इस तरह से। पहले शेल में बेटा उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। दूसरे शेल में बेटा उसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में, यानी सोडियम का साइज सबसे बड़ा होता है और आगे जाएंगे तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है। तो बेटा सोडियम के न्यूक्लियस की जो कैपेसिटी है, जो न्यूक्लियस है बेटा, उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए, इसको होल्ड कर पाए। इसीलिए सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और सोडियम पॉजिटिव बनाता है और इसीलिए इसको मेटल कहते हैं, बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी और मेटल है, जैसे आयरन हो गया +2, Fe हो गया +3, ठीक है। आप जितने भी मेटल वाले लिगेंड्स थे, जितने भी आपने पढ़े आपने वहां पर, तो आपने सभी में देखा ना कि मेटल जो होते हैं वो कैटाइन बनाते हैं, ऑलवेज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कभी भी एनाइन नहीं बनाते मेटल। तो कैसे वो इतने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को ले ले रहा है और उसकी वजह से उसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जबकि उसकी तो कैपेसिटी भी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्या क्या हुआ? इसका कोई कॉन्सिक्वेंस है, इसका कोई इफेक्ट है जो इसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क डालेगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो हाँ बिल्कुल पड़ेगा। जनरली जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आप देखोगे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जनरली जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ज्यादातर आपके किस में जाते हैं? आपके डी ऑर्बिटल्स में। इसके पास कहते हैं ना, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो उनमें इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है। दे प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल, तो जनरली डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं और डी ऑर्बिटल जो होते हैं ज्यादातर वही स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करते हैं मतलब टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा होता है। कितने नंबर होते हैं बेटा डी ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल का नंबर होता है 5। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। तो क्या क्या नाम होते हैं? सभी को पता होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, इन्हीं का नंबर सबसे ज्यादा है और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, फिर इन्हीं में लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है आकर। यही तो होता है, यही केसेस चल रहे होते हैं। तो क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये जो डी ऑर्बिटल में लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें आपस में रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? रिपल्शन। रिपल्शन क्रिएट करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मेटल की तो देखो एक क्लास है, हमारी कैपेसिटी क्लास की है कि हम 20 बच्चे तक अगर क्लास में हैं, 25 बच्चे तक क्लास में हैं, तो हम उनको होल्ड कर सकते हैं, हम क्लास को संभाल सकते हैं, हम क्लास को मैनेज कर सकते हैं। बट सपोज दैट कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, इतने हो जाए 70-80 स्टूडेंट एक ही क्लास में बेटा, उनका एडमिशन दे दिया गया और इतना ज्यादा बच्चा हो गया एक ही क्लास में, तो क्या होगा बेटा? जाहिर सी बात है हम उनको नहीं संभाल पाएंगे। इनके बीच में आपस में ही बच्चे जो है वो क्लास में करते ही हैं, कुछ लोग है ना, बीच में पीछे क्लास में सीट में बैठ के करते रहते थे, है ना, बातें अपनी, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहता था कभी कभी। तो वही चीज है, तो ये आपस में क्या करना शुरू कर देंगे बेटा? रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा इनमें। क्यों? बिकॉज मेटल की टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, और इलेक्ट्रॉन इतने सारे हो गए हैं उसके पास कि पूछो नहीं, कि वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो जो डी ऑर्बिटल्स बेटा होते हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो बेचारे इतनी ज्यादा इनकी एनर्जी होने लगती है कि ये बेटा क्या होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है? बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन ज्यादा बढ़ने लगता है तो इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। तो ये बेटा ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स हैं,
ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, जब उनमें बिल्कुल किसी तरह का रिपल्शन नहीं था, ठीक है, जब केवल मेटल था, लिगैंड उनके पास नहीं थे, ये डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। डीजनरेटेड मतलब जिनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी हाई हो जाती है, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इनमें बेटा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं तो ये स्प्लिट कर जाते हैं, फिर दो ग्रुप में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे इनके पास हो जाते हैं तो ये बेटा होल्ड नहीं कर सकते, तो इनके पास जो ऑर्बिटल है वो दो पार्ट्स में टूट जाते हैं। तीन ऑर्बिटल नीचे की तरफ रह जाते हैं जिनके ग्रुप को ईजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईजी। ईजी की कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, कहीं मैंने कई जगह ढूंढी लेकिन मिली नहीं, पता नहीं क्या रहता होगा, देखते हैं कहीं ना कहीं होगी जरूर लिखी हुई। तो इसको ईजी करके बोलते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, T2G। इसको क्या बोलते हैं? T2G ग्रुप बोला जाता है, T2G। और जो ऊपर का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड EG। तो T2G ग्रुप में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन, जिनके नाम क्या होते हैं बेटा? जिनके नाम होते हैं DXY, DYZ और DZX। और जो ऊपर का ग्रुप आपको दिख रहा है ये होता है, इसमें दो ऑर्बिटल होते हैं, हमने तीन बना दिए हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करूंगा बेटा, ठीक है। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके? दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम होते हैं इनके? इनके नाम होते हैं DX² - Y² और DZ²। तो इस तरह से ये स्प्लिट करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ब्रेक? ब्रेक होने का रीजन क्या है, स्प्लिट होने का रीजन क्या है? तो बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मेटल कैन नॉट होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, so they cannot hold large number of electron donated by ligands, so the orbitals क्या हो जाते हैं बेटा? स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इनके बीच का जो गैप है बेटा, इनके बीच का ये जो गैप दिख रहा है, अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सपोज दैट बेटा ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे बेटा डेल्टा ओ। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड डेल्टा ओ। और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए इसको बोला जाता है डेल्टा टी। डेल्टा टी ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा ओ, द डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG, एंड डेल्टा ओ सॉरी डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और मैं आपको बता दूं जो डेल्टा टी होता है वो 4/9 ऑफ डेल्टा ओ के बराबर होता है। जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल होती है और डेल्टा ओ की वैल्यू जो होती है, डेल्टा टी की वैल्यू, ओ की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है डेल्टा टी से। हमेशा डेल्टा टी जो है वो छोटा रहेगा और डेल्टा ओ जो है बेटा वो कैसा रहेगा? स्मॉलर, ठीक है। हाँ। T2G ट्रांजिशन स्टेट को नहीं बोलते बेटा आवेदन, कुछ और नाम होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपका डिवाइड होता है। तो फिर से समझ लो एक बार, फिर से जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं उसको फिर से समझिएगा। मैंने क्या बताया आपको कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना, ना कि सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। But in metal complexes, when the ligands donate electrons to the metal atom, the metal atom does not has the tendency to gain those electrons। मतलब उन इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की कैपेसिटी, उनको गेन करने की कैपेसिटी, उनको स्टेबल बनाए रखने की जो कैपेसिटी है वो मेटल के पास बेटा नहीं होती है। इस वजह से द डीजनरेटेड d orbitals are split into two parts, T2G and EG। The T2G part has three orbitals named Tx by DYZ DZX, and the EG orbitals have two parts, Tx² - Y² and DZ², and the difference between these two orbitals is called delta O। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक, समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो ये आपकी, हाँ ये आपकी कहानी है। अब सोचो बेटा ये जो डेल्टा O की वैल्यू है, ये जो डेल्टा O हमने लिखा है दिस वन, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज पर? लिगैंड पर। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू वेरी करती है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यानी T2G और EG के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? लिगैंड्स पर, टाइप ऑफ लिगैंड पर, लिगैंड के टाइप पर डिपेंड करता है। लिगैंड के टाइप का मतलब क्या चीज है बेटा? यहाँ पर लिगैंड के टाइप का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड। जैसा कि हम लोग बेटा पहले भी बात कर चुके हैं, पुराने जो अभी पढ़ रहे थे,
पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है, उसमें वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में बात कर रहे थे ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं? CO, CN माइनस। वीक लिगेंड में कौन कौन होता है? जैसे वाटर, Cl माइनस, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। और भी होते हैं लेकिन जनरली यही। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या रोल है डेल्टा ओ को, है ना, चेंज करने में? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो डेल्टा ओ की वैल्यू को बढ़ा देता है बेटा, है ना। यानी अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे पेज पर देखें इसको, तो जो डेल्टा ओ की वैल्यू है, जैसे ये मान लो आपके ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, 5 ऑर्बिटल, और जब ये स्प्लिट हुए T2G और EG में, यहाँ पर ये T2G हो गया बेटा नीचे, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया आपका? EG करके हो गया ये, ठीक है। दिस वन इज डेल्टा ओ, दिस वन इज T2G और दिस वन इज EG। सपोज दैट ये जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, लेकिन अगर हम इसी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल दें तो बेटा ये इनका जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इस तरह से। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। ये किसकी प्रेजेंस में है? वीक लिगेंड की प्रेजेंस में। तो जो डेल्टा ओ की वैल्यू है बेटा, जो गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से कैसा हो जाता है? इनके बीच का गैप ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है? तो ज्यादा होने की वजह से ध्यान देना है, अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का नंबर है बेटा 6, या 6 छोड़ो, चलो 4 मान लेते हैं, 4 हैं डी ऑर्बिटल में। सपोज दैट ये 3D4 है सपोज दैट, तो 3D4 है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे फिल करेंगे, समझना, ध्यान से सुनना अच्छा सभी लोग। 1 2 3, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ 4। अगर वीक लिगेंड होगा तो इस तरह से, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, फिर कहां पर हो जाएगा? यहीं पर 4। कुछ कहानी समझ में आई क्या हुआ? हाँ सर। यस सर। अब समझ में आ रहा है कि पेयरिंग क्यों होती है इलेक्ट्रॉनों की और क्यों नहीं होती है? यस सर। यस सर। जो आपका पीछे Yes. हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देते हैं और वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि डेल्टा ओ का जो गैप है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। सर डेल्टा ओ का गैप रिपल्शन की वजह से बढ़ता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा गैप होगा। अब कहोगे इलेक्ट्रॉन तो सर सब सेम ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसे होगा? तो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड इसीलिए कैटेगराइज किए गए। वो लिगेंड जो मेटल के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं वो ज्यादा गैप क्रिएट करते हैं, और वो लिगेंड जो मेटल से थोड़ा गैप डिस्टेंस पे रहते हैं वो उतना ज्यादा गैप क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से, जैसे मान लो एक, हम इसको एक एग्जांपल के से समझा सकते हैं। सपोज दैट कि मान लो आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक वुड का टुकड़ा है, मान लो ये एक वुड है, ठीक है, ये गोल वुड का टुकड़ा है, और इसमें आपने वो होता नहीं है वुड में एक होता है लोहे की इस तरह से एक कील जैसी होती है बड़ी सी, है ना, और इसमें आपने इसको ठोकना शुरू कर दिया, ऊपर से हैमरिंग करना शुरू कर दिया। ये सपोज दैट मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स है बेटा, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपके लिगेंड हैं, ठीक है। जब आप ऊपर से हैमरिंग करना शुरू करोगे, इस कील को ऊपर से बेटा हैमर की हेल्प से ठोकना शुरू करोगे, ठीक है, ये हैमर है सपोज दैट, ठोकना शुरू करोगे तो ये कैसा दिखेगा? फिर आपको जितना ज्यादा डीप जाएगी बेटा, ये कील जो है, जो ये कील आपने लगा रखी है, जितना ज्यादा ये कील डीप जाएगी बेटा, आप जानते हो उतना ही ज्यादा इनके बीच का डिस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। ये होगा या नहीं होगा? अगर कील को यस और सर। गहरा करें, हाँ, तो यस बेटा सर। और, तो सपोज दैट ये लिगेंड है, ये लिगेंड था, ये मेटल था, मेटल के जितना, मेटल के सेंटर के जितना क्लोज जाता जाएगा लिगेंड, ये बेटा स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो मेटल के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं, और वीक लिगेंड जो होते हैं वो मेटल के थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए स्प्लिटिंग नहीं होती है, उतनी स्प्लिटिंग नहीं होती, होती है बट बहुत ज्यादा नहीं।
तो बेटा ये आपका तरीका है स्प्लिटिंग का। तो जो डी ऑर्बिटल की आपकी स्प्लिटिंग आपको दिख रही है, ठीक है, वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पे डिपेंड करती है। अब एक केस आया था, आपको ध्यान होगा अगर मैंने पढ़ाया था क्रोमियम वाला, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स था CrH2O का होल, सॉरी CrCN का होल 6 और इस पर -3 था, और फिर इसके लास्ट में आया था 3d3, है ना, Cr पर +3 चार्ज होता है। तो क्या आया था बेटा, Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन, फिर होता है यहाँ पर 3d5 एंड 4s1, यही तो था। और Cr पर यहाँ चार्ज कितना है बेटा, Cr पर अगर आप चार्ज निकालोगे तो Cr पे +3 चार्ज है। पहले तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये हुआ, ठीक है, Cr का एटॉमिक नंबर 24, और Cr पर बेटा +3 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर रह गया 21, तो ये हो जाएगा आर्गन, और ये हो जाएगा 3d3 एंड 4s1। फिर हमने आपको बताया था कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, है ना, कैसे करके, इस तरह से सर 1 2, 4s1 होगा, सॉरी 4s0, 4s0। हाँ। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3। फिर मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करते हैं, याद है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स बताया था और कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन ये पेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, D2sp3। याद है ये वाला एग्जांपल मैंने आपसे ये डिस्कस सर किया था। एक्सेप्शनल था, आपने बताया था। यस तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पेयर कर रहे हैं, क्यों, रीजन क्या है इनके पीछे। तो अगर D3 होगा, अगर D3 होगा तो बेटा चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो, कहीं से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी है, ये बताओ। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो और चाहे वीक लिगैंड हो, तो D3 देखो यहाँ पर भी है और D3 इधर भी है, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है तुमको, देखो, नहीं। कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। 3 इलेक्ट्रॉनों में बेटा इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, आपको दिख रहा है ना, 3 तो नीचे ही वाले ऑर्बिटल्स में भर जाएंगे, हाँ सर। तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हुंड रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग जो है बेटा, क्रोमियम में स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने के बाद भी स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती है, तो रीजन, क्योंकि T2G में इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, वो पेयरिंग नहीं करते हैं। पेयरिंग की पॉसिबिलिटी तब होगी जब एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है बेटा, समझ में आ गया। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आता है, जो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखते हैं, 1 नंबर में आता है। कैसे करके आता है, इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन P and if delta O is smaller than P, write the electronic configuration for D4 या D5। तो D4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कब, जब डेल्टा O ग्रेटर देन P हो और डेल्टा O इज स्मॉलर देन P। यहाँ पर P क्या है, P स्टैंड फॉर पेयरिंग एनर्जी, इसको पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो अगर हमें D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है व्हेन, कब, जब डेल्टा O इज ग्रेटर देन P हो, यानी डेल्टा O की वैल्यू बड़ी है बेटा, गैप ज्यादा है T2G और EG में, तो T2G और EG, तो गैप जब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सारे के सारे T2G में, और EG में क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर हम दिखाना चाहें तो बेटा इस तरह से 1 2 3 4, और ये 2 ऑर्बिटल कैसे रहेंगे बेटा, खाली रहेंगे, नहीं रहेंगे, देखो गैप ज्यादा है, हाँ सर। डेल्टा ग्रेटर है। और अगर हमें D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कब के लिए, व्हेन डेल्टा O इज स्मॉलर देन P, डेल्टा O की वैल्यू कम है, तो क्या लिखेंगे, तो T2G और EG में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, T2G में 3, इधर 1 उसमें 1। है ना, 3 जाएंगे बेटा इसमें, 1 2 3, और EG में कितना जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारी कहानी रहती है बेटा T2G और EG की। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। यस सर। यस सर हाँ, क्यों पेयरिंग होती है, क्यों पेयरिंग नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो हाई स्पिन रहते हैं, क्यों लो स्पिन हो जाते हैं, तो सबके पीछे बेटा स्प्लिटिंग है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, ठीक है।
अब चलो बेटा जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वो भी जरूरत है ना, कि पता तो रहे कि कहानी है क्या एक्चुअल में। बेटा इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसके, अगर लेना हो तो। अगर ले लिए हो तो मैं आगे बढ़ाऊं पेज, ठीक है अगला। यस सर, आगे बढ़ाइए। हाँ, और ग्रुप में शेयर कर देना कोई एक लोग, ठीक है। एक अलग से साइंस का ग्रुप बना लो, मैंने कहा था अविरल, चाहो तो एक अलग से ग्रुप साइंस का बना लो जिसमें ये स्क्रीनशॉट शेयर कर सकें, स्कूल वाले ग्रुप में नहीं। अच्छा ये देखो, और ये देखो लास्ट, डन। यस सर। हाँ आ रही है बेटा, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है। तो बेटा ये, तो एक ग्रुप बना लेना साइंस के बच्चों का जिसमें ये सब चीजें शेयर की जा सकें, ठीक है स्कूल। हाँ पहले मैंने सोचा बना दें, फिर मैंने सोचा यार कि क्या कहते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है ही मेरे पास, कि ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ सबको मैसेज में, ठीक है। तो ये है, चलो एनीवेज अब थोड़ा सा बेटा पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ बना लेना, एक ग्रुप बना लेना, ठीक है। अब देखो अब पढ़ लेते हैं बेटा, आप टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझो क्या लिखा है। क्योंकि थ्योरी पार्ट भी जरूरी है, थ्योरी वाला पार्ट भी पढ़ लें हम लोग। लिखा द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assumes that the interaction between the central metal atom and ion, ठीक है, आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है बेटा पॉइंट चार्जेस। मेटल जो होता है वो प्लस पॉइंट चार्जेस है, लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं, और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे आयनिक बॉन्ड होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। ये थ्योरी आपकी जो होती है, ये वाली थ्योरी बेटा किसी भी तरीके से, ये थ्योरी किसी भी तरीके से आपके कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो फेवर नहीं करती है। इसके हिसाब से जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एक तरीके से आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है? आयनिक टाइप का होता है। ये थ्योरी ये कहती है, वो ये नहीं कहती कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसा टर्म इसमें यूज नहीं करती वो, ठीक है। फिर आगे में लिखा है कि हाँ, व्हेन लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जब लिगेंड बेटा सेंट्रल मेटल एटम आयन के पास में जाते हैं, द 5 डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम बिकम डिफरेंशियल। जो आपके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंशियल हो जाते हैं या डीजनरेटेड हो जाते हैं। डीजनरेटेड मतलब उनकी हाई एनर्जी हो जाती है। एंड दे गेट स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स कॉल्ड T2G एंड EG, और वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं जिनको T2G और EG करके बोलते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स हैं? इन अ कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल एटम आयन इज सराउंडेड बाय वेरियस एटम्स और ग्रुप्स कॉल्ड लिगेंड्स। जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो चारों तरफ, जो मेटल होता है वो चारों तरफ लिगेंड से घिरा रहता है, हर तरफ उसके लिगेंड इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा है द लिगेंड्स आर आइदर नेगेटिवली चार्ज, या तो लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। बोथ मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर एक्ट एज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं। मेटल बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, and the ligands are behaves like negative point charges, and the interaction between them is purely electricity नहीं, electrostatic, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप होते हैं। When the ligand approach to the central metal atom, जैसे ही जैसे ligand central metal atom के बहुत ही ज्यादा बेटा क्या होते हैं? क्लोज पहुंचते हैं। जब क्लोज पहुंचते हैं तो क्या होता है? वही चीज है, स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो लिखा है द लिगेंड, हाँ, when the ligand approach to the central metal atom, ligand जब बेटा सेंट्रल मेटल एटम के क्लोज पहुंचते हैं, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड दोज ऑफ लिगैंड रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में बेटा क्या होता है? रिपल्शन लगने लगता है। और क्यों रिपल्शन लगता है? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, ना कि इलेक्ट्रॉन लेना। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी उसके चारों तरफ बढ़ने लगती है बेटा, तो उनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। दिस रिपल्शन फोर्स डिस्ट्रॉय द डीजनरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये रिपल्शन क्या करता है बेटा? डी ऑर्बिटल्स को क्या कर देता है? डीजनरेट कर देता है, स्प्लिट कर देता है, एंड स्प्लिट देम इनटू 2 ग्रुप्स कॉल्ड T2G एंड EG ग्रुप्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
इसको क्या बोला जाता है बेटा, जो स्प्लिट होने की जो टेंडेंसी है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करके इसको बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एटम ऑक्यूपाई द स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स स्ट्रिक्टली इन द अकॉर्डेंस टू द हुंड रूल। और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है, हुंड रूल के हिसाब से फिल होते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो हुंड रूल फेल भी हो जाता है बेटा। The stability of the complex can be calculated by the magnitude of crystal field stabilization energy CFSE। crystal field stabilization energy जो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए CFSE वाला पार्ट छोड़ देना। तो बेटा होता क्या है कि इन कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके बेस पर निकाली जाती है, CFSE के बेस पर निकाली जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं उसको। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेटा जो स्प्लिटिंग होती है इसको बेटा डेल्टा ओ करके बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा ओ। नीचे के ऑर्बिटल T2G और ऊपर के ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, EG कहलाते हैं। इन वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, वैसे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो नीचे का जो डेल्टा ओ की वैल्यू जो भी होगी उसका 0.4% जो है, मतलब आपका 40% हिस्सा नीचे की तरफ होता है, मतलब इतना गैप जो एनर्जी का होता है, जो नॉर्मल डी ऑर्बिटल्स हैं उनसे 40% एनर्जी T2G की कम होती है और 60% एनर्जी EG की ज्यादा होती है। इस तरह से इनके बीच का गैप है 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, 0.4 ऑफ डेल्टा ओ एंड टोटल इज डेल्टा ओ। ये सब लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या दिखा सकते हो, गैप डेल्टा ओ करके दिखा सकते हो, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर हम इसे बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखें, ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, T2G ऊपर चला जाता है, EG नीचे चला जाता है, और इनके गैप को डेल्टा T करके बोला जाता है। और जो डेल्टा T होता है बेटा वो 4/9 ऑफ डेल्टा O के बराबर होता है, यानी डेल्टा T बराबर 4/9 ऑफ डेल्टा O के बराबर होता है। यानी कहने का मीन्स डेल्टा T जो होता है वो स्मॉलर होता है हमेशा डेल्टा O से, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा उसमें कंपटीशन में, अच्छा इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया है। टेट्राहेड्रल वाला आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, अच्छा तो ये कंपटीशन में आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा O। कभी कभी ऐसे करके लिखा रहता है और कभी कभी बेटा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा रहता है, जैसे डेल्टा T बराबर 9 से 4 को डिवाइड करो कितना आएगा 4 ऑफ डेल्टा O, दिस वन, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बेटा खत्म हो गया। एप्लीकेशन ऑफ CFT के एप्लीकेशंस क्या है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पूछे नहीं जाते हैं, तो लिखा है पढ़ लो। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रोवाइड द फाइन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आसानी से पता चल जाता है, क्यों पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है इसकी हेल्प से कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने पेयर्ड होंगे, कब पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की, ये सब हमें बेटा इससे पता चलता है, इस थ्योरी से पता चलता है। इसलिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू इज इक्वल टू √n+2 निकालना आसान रहता है, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब हमें यही पता चल जाएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होंगे तो हम आराम से निकाल लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रोवाइड अ बेटर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। एक चीज मैं आपको इन जनरल बता दूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ वीक लिगेंड वाले, ठीक है। वीक लिगेंड वालों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि चार्जेस ज्यादा क्रिएट होते हैं तो ज्यादा बेटा उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, इसलिए बेटा उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये सब बहुत डिटेल की बातें हैं बेटा, ये सब हायर क्लासेस में मिलती हैं, ठीक है। दिस थ्योरी आल्सो ऑब्जर्व dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस dd ट्रांजिशन का मतलब क्या है बेटा, अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है D1 है सपोज दैट, तो ऊपर के ऑर्बिटल खाली पड़े तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटा ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ही जंप कर रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, dd ट्रांजिशन करके बोला जाता है। और dd ट्रांजिशन का रोल क्या होता है, इसका फायदा क्या है बेटा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर के ऑर्बिट में जाता है और ऊपर के ऑर्बिट से जब वापस आता है बेटा,
तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है। जो एनर्जी बेटा रेडिएट होती है वो विजिबल जोन में होती है। किस जोन में होती है? विजिबल जोन में। इसीलिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल जिनमें डी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सबके सब कलर्ड होते हैं। आपने देखा होगा फेरस आयन ब्राउन होता है, कॉपर आयन ब्लू होता है, फेरिक आयन ग्रीन होता है, कोबाल्ट आयन बेटा ब्लू होता है। तो इनके सबके कलर होते हैं। तो कलर क्यों सर होते हैं? हाँ, ये डीडी ट्रांजिशन करेगा क्यों? डी ट्रांजिशन करेगा क्यों? क्यों करेगा वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं, ठीक है, क्यों करेगा। तो मान लो जो डी ऑर्बिटल्स हैं आपके, सपोज डेट ये इलेक्ट्रॉन जो था बेटा, आराम से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, ऊपर के ऑर्बिटल खाली थे और इनको बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था किसी से भी। अब क्या हुआ? बाहर से सनलाइट गिरी या बाहर से हमने हीट किया, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की। बाहर से किससे? या तो सन से आ गई, या तो हीट से आ गई, या तो इलेक्ट्रिसिटी से आ गई, किसी से भी आ गई। कई सोर्सेज हो सकते हैं आपको एनर्जी गेन करने के। जब बाहर से एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को बेटा, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा? किसी हायर एनर्जी में जाएगा, नहीं जाएगा? आपके पॉकेट में पैसा डाल दिया जाए तो आप क्या करोगे? कूद के मॉल पहुंच जाएंगे, जल्दी से मार्केट पहुंच जाएंगे, जल्दी शॉपिंग करने पहुंच जाएंगे। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, और जैसे ही पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। और घर आ जाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो वही इलेक्ट्रॉन जो आपको ये दिख रहा है बेटा, जब हीट, सन और इलेक्ट्रिसिटी से कहीं से भी उसको एनर्जी मिलती है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके क्या होता है? ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर चला जाता है और वहां से जब वो रिटर्न हो रहा होता है अपने वापस, क्योंकि ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन नहीं टिकते हैं, कहीं भी हायर एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा देर नहीं टिकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वहां तक जाते हैं। सेकंड, एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जाते हैं। और जब वापस होते हैं बेटा, तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी बाहर से, उसी एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं। फिर जो ये रेडिएट करते हैं एनर्जी, अगर वो एनर्जी विजिबल जोन में होती है बेटा, कौन से जोन में? विजिबल जोन में होती है, तो चीजें हमें कलर्ड दिखाई देती हैं। और अगर विजिबल जोन में नहीं होती है तो चीजें हमें वाइट दिखाई देती हैं। ठीक है, कलर्ड तो मतलब अगर हमारा विजिबल जोन में है, तो जैसे अगर आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कितने लोगों ने देखे हैं? कॉपर सल्फेट देखा है कभी? किस कलर का होता है? यस सर। सर ब्लू। ब्लू होता है। तो क्या अगर हम उसको अंधेरे कमरे में रखें, एकदम डार्क कमरा हो, डेंस डार्क हो, तो क्या वो हमें ब्लू दिखेगा? जल्दी बताओ। अगर बिल्कुल अंधेरा कमरा हो जिसमें आपको कमरे के अंदर कुछ ना दिख रहा हो और वहीं पे एक टेबल पे कहीं सॉल्ट रखा हो, क्या तुम्हें वो ब्लू कलर दिखेगा? हाँ भाई। वही चीज, हमें खुद के हाथ तक नहीं दिखाई देंगे, हम ब्लू कलर कहाँ देखेंगे? तो क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रहा है ब्लू कलर हमें वहां पर? क्योंकि बेटा कहीं से एनर्जी का सोर्स ही नहीं है उसके पास। कहीं से इलेक्ट्रॉन आप ही बता रहे हैं बेटा, कहीं से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ही नहीं मिल रही है जो वो बेटा ट्रांजिशन करे, लोअर एनर्जी से अपर लेवल में जाए, फिर वहां से एनर्जी रेडिएट करे। और जैसे ही खिड़की खोलोगे, जैसे ही रोशनी कहीं से आएगी, इलेक्ट्रॉन तुरंत ट्रांजिशन करना शुरू कर देंगे और आपको कलर विजिबल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जो हाँ रिफ्लेक्टेड लाइट सर। होती है, यस सर। जिसको हम लोग कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट वही है, द एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहे होते हैं वही रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। आपको कपड़ा, आपके कपड़े के कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपके आसपास की चीजें दिखी हुई कलर क्यों दिख रही हैं, आपको पत्ते ग्रीन क्यों दिख रहे हैं? तो बेटा दीज आर ऑल रिफ्लेक्टेड लाइट्स। क्या रात में पत्ते ग्रीन दिखते हैं जब आपकी बिल्कुल अंधेरी रात हो? है ना? तो सिंपल सी चीज है। तो बेटा यही ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तभी करते हैं जब उनको बाहर से कोई एनर्जी सोर्स मिलता है। और कलर हमको तभी दिखाई देते हैं बेटा जब इलेक्ट्रॉन उस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को रेडिएट करता है। आप जानते हो जिंक कार्बोनेट का कलर कितना कैसा होता है बेटा? जिंक कार्बोनेट, एनीवन नो अबाउट जिंक कार्बोनेट? किसी को पता है जिंक कार्बोनेट का कलर क्या होता है? वाइट। क्यों वाइट होता है ये सोचा कभी? क्यों वाइट होता है? तो रीजन समझो, ध्यान देना कैसे। जिंक कार्बोनेट पर, जिंक पर कितना चार्ज है? +2। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? अगर सभी को पता हो तो आर्गन 3d10 4s0 4s2। अगर जिंक पर +2 आया तो 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए दोनों, तो क्या बचा? केवल 3d10। और 3d10 है बेटा, स्प्लिटिंग करो ऑर्बिटल की,
स्प्लिटिंग करो ऑर्बिटल की, तो क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ऑर्बिटल बेटा फिल हैं। तो क्या यहाँ पर अब डी ट्रांजिशन पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं सर। नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा कहाँ? तो बेटा इसीलिए जिंक कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है, बिकॉज देयर इज नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल इन जिंक +2 आयन बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। या फिर स्कैंडियम क्लोराइड SCCl3, जानते हो इसका कलर कैसा होता है? इसका भी कलर व्हाइट होता है। क्यों? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, और यहाँ पर 21 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d1 आएगा लास्ट में और 4s2 आएगा लास्ट में। और स्कैंडियम पे यहाँ +3 है तो डी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0। 0 का मतलब क्या हुआ बेटा? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, हटा दो सारे इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, जब बेटा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ रेडिएट करेगा? तो क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा पॉसिबल कहाँ से होगा? तो ये भी कैसे होंगे? कलरलेस। तो अगर कहीं पर डी 0 है, हाँ बेटा, हाँ फ्लेम टेस्ट में भी वही चीज आती है बेटा, ट्रांजिशन ही होता है इलेक्ट्रॉन का, जहां भी कलर दिखेंगे वो सब ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है। तो D0 हो या D10 हो बेटा, अगर कहीं भी d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है या D10 है तो वो सब वाइट होंगे या कलरलेस होंगे, ठीक है। और अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन भी है, D1 से लेकर और D9 तक है, तो बेटा ये सब के सब कलर्ड होंगे। लेकिन अगर मान लो सपोज डेट, मान लो अगर क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा कि दिस कंपाउंड हैज, मान लो ND8 है, सपोज डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, और किसी ने कहा बेटा दिस कंपाउंड हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स d ऑर्बिटल बट इट इज वाइट इन कलर, लेकिन फिर भी ये वाइट है, फिर भी ये ट्रांसपेरेंट है, फिर भी ये कलरलेस है, तो क्या आंसर लिखेंगे? तो आंसर बेटा ये लिखेंगे कि यहाँ भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा वो हमें विजिबल जोन में नहीं होगी, वो तो या तो विजिबल जोन से आगे होगी या विजिबल जोन से पहले होगी, और हमारी आईज जो होती हैं वो केवल विजिबल जोन ही देख सकती हैं। क्या इंफ्रारेड लाइट आपको दिखाई देती है कभी? क्या यूवी लाइट आपको दिखाई देती है कभी? नहीं सर। क्यों नहीं दिखती? रेडिएशन तो वो भी है, क्योंकि हमारी आईज जो है बेटा उसके लिए अडॉप्टेड नहीं है, हमारी आईज उसको नहीं देख सकती, हमारी आईज केवल विजिबल जोन को देख सकती हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में डी ट्रांजिशन हो रहा है और फिर भी वो हमें व्हाइट दिख रहा है, फिर भी उसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है, तो बेटा उस तरह का केसेस में हमारा आंसर ये होता है कि वहां भी रेडिएशन है, वहां भी डी ट्रांजिशन है, बट जो रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल जोन में नहीं है। समझ गए आंसर सारे? हाँ सर। ओके तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग जो है अगले टर्न पर पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हमें अटेंडेंस ले लेने दो, जितने लोग आए हैं वेट करना बस, ठीक है। तो केमिस्ट्री देखो बेटा, यही सब इंटरेस्ट होता है केमिस्ट्री में, कितना मजेदार चीजें हैं इसमें।